तो हेलो, कैसे हैं आप? जहाँ तक है आप अच्छे होंगे। पिछला लेक्चर मेरा पहला लेक्चर था मेडिसिन का, आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो जिन्होंने भी मेरा लेक्चर खोल के देखा है उसके लिए थैंक यू। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, आप तो बोलिए। ये चीज़ है, तो पर्टिकुलर हम इसके बारे में अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडिसिन एक्सपर्ट से भी। मेडिसिन एक्सपर्ट से ये और किसी भी नहीं पूछता उसके बारे में। तो ऐसे ईसीजी फाइंडिंग पूछ सकता है फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में अलग लेक्चर लेंगे तो उसके वजह से जब हम बात करेंगे आज वो करने वाले कोर मेडिसिन एक्सपर्ट से। फार्माकोलॉजी में मैंने ये क्वेश्चन आते अभी तक तो देखा नहीं है इसका। एंजाइना पे जैसे एंटी एंजाइना ड्रग के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, या एंटी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पर्सनली आते हुए देखा नहीं है, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता इंपॉर्टेंट बताऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी आप फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि चैप्टर है प्रॉपर, तो इसलिए उसको पढ़ना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि ड्रग्स के बारे में तो मेंशन करेंगे, ऐसा फिर ना खाली डिजीज के बारे में मेंशन करेंगे, ड्रग्स के बारे में मेंशन करेंगे। तो बिना रुके देरी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या है? इस्चीमिया डेवलप हो रहा है, तो इस्चीमिक का डेवलप हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, सीधी सी बात है। अब जो इस्चीमिक नेक्रोसिस जो एक तरीके से इस्चीमिया डेवलप हुआ, तो उसके कारण अब मैं इसको एक तरीके से ब्रॉड टर्म पे डिवाइड करेंगे। इस्चीमिक हार्ट डिजीज को लगभग हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंजाइना हुआ, एक हुआ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, एक प्रिंजिमेंटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना भी कह देते हैं कुछ कुछ जगह। उसके अलावा एमआई को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, और दूसरा होता है हमारा इस तरीके से कौन सा एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई। ये एसटी एलिवेशन एमआई। तो मेन जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर चीज़ों को याद रखते चलिए, एक एक क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना में बढ़ेंगे, फिर अनस्टेबल एंजाइना। प्रिंजिमेंटल एंजाइना को तो बाहर फेंक दीजिए, वो अलग चीज़ आ जाती है। मतलब प्रिंजिमेंटल एंजाइना थोड़ा अलग सा टॉपिक आ जाता है। बाकी की इसके बाद आते हैं हम, मतलब मेन जो क्राइटेरिया देखते हैं उसमें चार चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है हमारी स्टेबल एंजाइना, फिर अनस्टेबल एंजाइना, और नॉन एस्टिवेलेशन एमआई। लगभग हम एक ही चीज़ में कंसिडर कर देते हैं, उसमें कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ नहीं होता, कार्डियक मार्कर है तो इतने बड़े हुए नहीं होते, इसमें बड़े हुए होते, वरना लगभग एक ही चीज़ है। आप जानते कि आपसे पैथोलॉजी पूछा जाए, कहा था मैं, एक तरीके से वो मतलब मैं थोड़ा काम में बाहर चला गया था, तो एक तरीके से इसमें चार डिवीजन में डिवाइड कर रहे थे। एक होता है हमारा स्टेबल एंजाइना, एक होता है हमारा एक तरीके से कौन सा एंजाइना हुआ, एक तरीके से अनस्टेबल एंजाइना, एक होता है हमारा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एक होता है एसटी प्रिंसिपल एंजाइना को बाहर उठा के फेंक दीजिए, उसका एक अलग सिस्टम है, किसी से कोई संबंध नहीं है उसका। मैं बता दूंगा क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं है। ये सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। सबसे पहले जो आदमी में डेवलप हुआ वो होगा स्टेबल एंजाइना। क्या सिस्टम है, सीधे एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल की। उसमें क्या देखने को मिलता है, हमको पेन देखने को मिलेगा जो समय ये है मेन जो चीज़ उसमें कि पेन हुआ है, ईसीजी फाइंडिंग है, ये हमको हर समय देखने को नहीं मिलेगी। जैसे बाकी के जितने भी है उसको पेन जो है या कुछ भी जो है वो हमको रेस्टिंग स्टेज में देखने को मिलेगा। प्रिंजिमेंटल एंजाइना को अलग कर देना, पहले ही कह रहा हूँ, उसकी फाइंडिंग यहाँ पे मत जोड़ देना। तो प्रिंजिमेंटल एंजाइना को छोड़ दीजिए, तो बाकी की सब में आपको रेस्टिंग पेन देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसे इमोशनल स्ट्रेस आया, हालांकि इमोशनल स्ट्रेस सही शब्द नहीं हुआ, जहाँ तक एक तरीके से इमोशनल स्ट्रेस आया, एक तरीके से एड्रेनलिन लेवल ज़्यादा हुआ, एक तरीके से हार्ट रेट ज़्यादा हुई, एक तरीके से सही शब्द से ये कहा जाएगा। यदि किसी कारण से हार्ट रेट ज़्यादा हुई, तो हार्ट रेट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि उसको ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या उस पे जो आर्टरी है वो हमारी एक तरीके से ब्लड सप्लाई को एक तरीके से प्रदान करने लायक है क्या? तो आंसर होता है नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़्यादा नॉर्मल केस में आती है, होना हार्ट चल रहा है, तब हमारे एक तरीके से आर्टरी सप्लाई होती है वो काबिल होती है। मतलब नॉर्मल जब भी केस होता है हमारा, या किसी को पहले पहली स्टेज मान लीजिए स्टेबल एंजाइना की, तो यदि किसी को डेवलप होता है, मान के चले मुझे डेवलप है, मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मान के चले मैं आपके संग, यदि आप मेरी उम्र के हैं, तो मैं आपके संग ये दौड़ लगाऊँ और मैं थक जगा जाऊँ और मुझे हार्ट में चेस्ट पेन होने लग जाए, तो हो सकता है कि मुझे एक तरीके से स्टेबल एंजाइना की संभावना ही है उसमें, किसमें भी
बट अगर कोई भी चीज़ में सीधे है क्लिनिकल के आधार पर डायग्नोसिस मत कर देना क्या है क्या नहीं है। मेन तो ईसीजी और एक तरीके से कार्डियक वाली फाइंडिंग, कार्डियक मार्कर की फाइंडिंग जरूर देखनी है। तो ये चाहिए, तो ये एक तरीके से मैं मान के चले आपको चेस्ट पेन का हर समय देखने को नहीं मिलेगा। जब भी क्या एक तरीके से कुछ स्ट्रेस आए तगड़ा, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे हमारा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है सप्लाई करने के नाम पे। तो उस केस में क्या होगा कि एक तरीके से जब हार्ट रेट की बढ़ जाएगी, तो हमारा जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड प्रदान करने के लिए जो हमारी आर्टरी है वो उस लेवल पे है नहीं है इतनी सप्लाई। ये एक तरीके से इसमें क्या है, ये नैरोइंग होती है, एक तरीके से बताऊँ पैथोलॉजी के नाम पे। तो नैरोइंग जो होती है उसके आसपास का कोलेट्रल बन जाते हैं। वो कोलेट्रल क्या है कि एक तरीके से सप्लाई करने का काम करते हैं एक तरीके से। अब कोलेट्रल जो होते हैं इतनी वैसे कि हमने देखे तो वासा वगैरह नाम के तो छोटे छोटे से तो होते हैं वो। अब इतने छोटे छोटे से एक तरीके से काम थोड़ा चल रहा है हमारा। छोटे छोटे से काम थोड़ा चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उस पे हम काम नहीं कर सकते। उससे यदि हमारा ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आ जाए, तो उससे क्या हमें चेस्ट पेन डेवलप होता है। और ईसीजी यदि हम उसी टाइम करें, जैसे हम नॉर्मल टाइम में करेंगे, जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ईसीजी फाइंड में, क्या नॉर्मल लिखेगा ईसीजी। जो ईसीजी जब भी निकल करेंगे, यदि दिक्कत है तभी आपको ईसीजी निकालने का कोई मतलब है। यदि आदमी को कोई दिक्कत नहीं तो ईसीजी फाइंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। ईसीजी फाइंडिंग में कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आपने किसी ना किसी का आकार से आपने अपने जानबूझ के वो किसी तरीके से अटैक क्रिएट किया है, एक तरीके हार्ट रेट बढ़ा के एक तरीके से सिस्टम क्रिएट किया है अटैक वाला, तो वो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान है, एसटी डिप्रेशन देखने को मिला। एसटी एलिवेशन के बारे में मैं कह रहा हूँ, दो ही चीज़ देखने को मिलती है एसटी एलिवेशन। एक तो ये होता है हमारा ये तरीके से एसटी एलिवेशन एम आई, और प्रिजिमेंटल एंजाइना, प्रिजिमेंटल एंजाइना है। ये एसटी एलिवेशन मैं फाइंडिंग बता दी इसकी। बाकी सब जगह आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ आप जरूर याद रख लें, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। यदि इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हमारे से इच्छा रहती है टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है। अब जैसे हमने इस तरीके से अब हमारे पास तो सिम्टोमेटिक आया नहीं पेशेंट, उसने कहा कि मेरे पास आ जाती है। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं कि भैया जब अटैक आए तब वो यही हो, ऐसे तो छोड़ेंगे ना पेशेंट को। तो उसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें भी मैंने कह रहा जब तक आप टेस्ट में ईसीजी फाइंडिंग या फिर इस तरीके से कार्डियक वाली फाइंडिंग जो मतलब मार्कर वाली फाइंडिंग है इस तरीके से वो नहीं दिखे, तब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे। क्लिनिकल डायग्नोसिस में सबसे पीछे रहता है इस तरीके से। बाकी डीज में क्लिनिकल डायग्नोसिस आगे रहता है, ये सबसे पीछे रहता है एक तरीके से। क्लिनिकल के आधार पर कभी डायग्नोसिस नहीं करेंगे। तो पहले इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे आदमी हेल्दी है, मैं हूँ, इतना भी बुरा नहीं है, तो उसमें हम क्या कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में हम आदमी दौड़ाएंगे, ट्रेडमिल दी हुई, तो उसमें ये चीज़ पता होना चाहिए को क्या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम उसका मेहनत कराने के लिए नहीं कर रहे, उसका वजन कम कराना है, इसलिए ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर रहे। उसमें हमारा मेन उद्देश्य है उसकी हार्ट रेट बढ़ाना है। उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या है कि तरीके से मैंने बताया, हार्ट रेट बढ़ी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी, तो क्या होगा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन वाला देखने को जो सिस्टम में जो आगे चल के हमको देखने को मिला बॉडी में, वो उसमें भी देखने को मिलेगा। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हम उस पर चेक करेंगे क्या हार्ट रेट को बढ़ा के। अरे मान के चले कोई आदमी है वो बूढ़ा बाड़ा सा है इस तरीके से, मतलब वजह सीवियर आर्टरी स्टेनोसिस है, या फिर इस तरीके से अनस्टेबल एंजाइन, मतलब इतनी अनस्टेबल एंजाइन मतलब पेन पी रेस्ट हो जाए पता चल जाए। उसके अलावा एमआई का एपिसोड हो रखा हो पुराना थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नया नहीं हो, तो उस केस में हम नहीं कर सकते एक तरीके से। मतलब कि ज़्यादातर एक तरीके से बूढ़े आदमी वह मतलब जैसे ज़्यादा एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशन जहाँ पे भी मिल रहा है हमको, यानी जैसे किसी के रिब वगैरह फ्रैक्चर है, मानी पैर भी फ्रैक्चर है, तब ट्रेडमिल टेस्ट वाला लगेगा। मैं सीधे कह रहा हूँ ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर पाओगे ना। अब नॉर्मल चलने का काम तो आदमी वैसे भी कर ही रहा है ना, उसमें ट्रेडमिल टेस्ट का तो रूल आ ही नहीं रहा। नॉर्मल चलने में पूछ रहा है तो वो एक अलग बात है। हम एक्जेजरेटेड रिस्पॉन्स है, नॉर्मल एक्टिविटी मतलब सारी एक्टिविटी नॉर्मल लेवल कर सकता है। दौड़ना भागना एक थोड़ी अपर लेवल एक्टिविटी नॉर्मल जिंदगी में दौड़ते भाग सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी में तो चलता ही है ना। तो ये चीज़ है। तो यदि कोई फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है या कोई और कंडीशन है जिसमें काफ़ी कॉमन चीज़ है, याद है यार किसी के बस की बात है जल्दी दौड़ना भागना, तो ये चीज़ें एक तरीके से, तो उसमें हम क्या ट्रेडमिल टेस्ट है उस तरीके से हमारा क्या हो जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है। तो उसमें हम ट्रेडमिल टेस्ट है वो नहीं करते। फिर कौन से टेस्ट का रोल आता है, फिर आता है हमारे तरीके से स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी का क्या मतलब है कि मैंने बताया था, तो क्या होता है हमारा डोबुटामीन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जिस डोबुटामीन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूट रिस्पॉन्स, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी छोटे
टाइम के लिए क्या होता है, हम चाहते नहीं कि ऐसे ट्रेन में टेस्ट भी किया तो हमने हार्ट रेट बढ़ाया, लेकिन हमने हार्ट रेट बढ़ाने में उसे रेस्ट करा दिया। हम क्या चाहते हैं, हार्ट रेट हमेशा तो बढ़ ही रहेगी, तो आदमी वहीं से निपट जाएगा। हार्ट रेट हम लंबे समय के लिए बढ़ाना चाहते नहीं है। हमारा ये है कि हार्ट रेट थोड़े से समय के लिए बढ़े। तो ऐसे स्ट्रेस को कार्डियोग्राफी में मतलब एक्यूट शॉक जो आता है, तरीके से एक्यूट हार्ट फेलियर, इस तरीके से कार्डियोजेनिक शॉक आता है, तब भी हम डोबुटामिन देते हैं, क्योंकि इस तरीके से छोटे लेवल के लिए क्या है, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट सबको बहुत वास्ट लेवल बढ़ा देता है। एक तरीके से हमारा डोबुटामिन, तो एक तरीके से वो क्या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें बात है रही थी कि कुछ जो वो होते हैं या फिर इस तरीके से ज़्यादा जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो इस तरीके से स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी मतलब इस तरीके से स्ट्रेस जो होता है डोबुटामिन को उसको झेल नहीं सकते। काफ़ी सारे आदमी, काफ़ी सारे बूढ़े वगैरह आदमी जैसे 60-70 साल के बूढ़े आदमी, वो नहीं होते थे इस चीज़। उसमें क्या करेंगे, उसमें करते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। ये तो मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग करते हैं किसके सहायता से, थैलियम 201 की सहायता से करते हैं। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी किसके लिए करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किसी का अटैक आ रखे हो पहले ही, और उसमें देखने के लिए क्या कि इसको हकीकत में है कि नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लिनिकल के केस में हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में डालेंगे, यदि क्लिनिकल सिम्टम नहीं आ रहे तब हम हर किसी आदमी के लिए नहीं करें, लेकिन ये डायग्नोसिस नहीं रहेगा। डायग्नोसिस का कभी भी आधार ये नहीं रहेगा, कभी भी क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर डायग्नोसिस मत कर देना, पहले ही कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे सीधे, जब तक आप सारी की सारी जो भी मैं बता रहा हूँ, खासकर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तब तक आपको क्लिनिकल या ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है। ऐसे डायग्नोसिस पे यार तो ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं यार, डायग्नोसिस तो बहुत दूर की बात है। ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, डायग्नोसिस पे भी नहीं जाना है ये, जब तक आप सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये और क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑडियो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी, कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी, सीसीटी होता है, सीसीटीए। तो कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी क्या होता है, तो ये नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी होता है। और जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो इन्वेजिव एंजियोग्राफी होता है, जिसमें एक तरीके से हमारा जो अब ठीक है हम ये जाने इन्वेजिव टेस्ट होता है, ये ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो एंजियोग्राफी में वो इन्वेजिव होता है। और मतलब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चॉइस मान के तरह मान लीजिए, तो इतनी सी नहीं 98% तक इस तरीके से एक्यूरेट होता है हमारा कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी। मतलब ज़्यादातर केस में इस तरीके से हमको क्या ये थे, इस तरीके हमने कंफर्म कर लिया है इस तरीके से। पहले तो ये चीज़ आती है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आने चाहिए थे, उसके बाद हमको पता लगा कि नैरोइंग है, जो उसमें क्या थक्का वगैरह जो है वो जमा हुआ है, लेकिन वो कितना बड़ा है ये भी तो देखना जरूरी है ना। उसका एक्सटेंट कितना है कि वो उसने पूरी आर्टरी को घेर रखा है कि आधा घेर रखा है कि 40% घेर रखा है। तो उसका जो एथेरोमा जो बन रखा है उसका एक्सटेंट देखने के लिए जो हम क्या यूज करते हैं इस तरीके से, वो करते हैं हम एक तरीके से क्या, सीसीटीए एंजियोग्राफी का करना है। इतना ज़्यादा याद नहीं है। एंजियोग्राफी कब करेंगे हम, इनको जो पहली वाली इन्वेस्टिगेशन होता है इसके बाद करेंगे, जिसमें हमको पता है कि ये पेशेंट डायग्नोसिस हो चुका है। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर क्या है कि मन में डायग्नोसिस कर लेते फिर सीधे चपका देते हैं कि भैया हमने तो मन में डायग्नोसिस कर लिया, क्लिनिकल के आधार पर, क्लिनिकल सिग्नल के आधार पर तो यही लग रहा था, तो हम लोग क्या सीधे इस पर जाएंगे नहीं, तो सीधे एंजियोग्राफी करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं कह दी है कि जब तक आपने ये टेस्ट जो है ऊपर के वाले टेस्ट नहीं कराए हैं और इसने हकीकत में ठप्पा डाल के दाने दिया कि डायग्नोसिस ये चीज़ दी है उसको डायग्नोसिस हो गई है, तब तक आप डायग्नोसिस नहीं मानेंगे। तक जितने भी क्लिनिकल सिम्टम है एक तरीके से वो दे रखे हो, ST डिप्रेशन भी दे रखा हो, ST डिप्रेशन चेस्ट पे सब चीज़ दे रखी हो, लेकिन जो आपने मैंने बताया था एक तरीके से कौन सी, एक तरीके से मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग वगैरह वाली थी, वो हमारे मलई से वाली इमेजिंग तो उसमें दिखी, लेकिन एक मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग थी, वो जब तक आप नहीं करेंगे और उसमें यदि क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे तब तक आप ये एंजियोग्राफी पे नहीं जाएंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कभी एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, वो एक्सटेंट देखने के लिए होता है डीएस का। ये मेन अंतर है। मेन जो चीज़ आती है कन्फ्यूजन करने वाली की इन्वेस्टिगेशन लिख तो देते हैं एक तरीके थ्योरी के नाम पर, सब मतलब पहुंच चुका है जाएंगे, लेकिन ये कि तरीके से नेक्स्ट स्टेप पूछ सकता है आपसे कि क्या होती है, तो वो मैं बता रहा हूँ। मेरे से पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन रहे तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन पहले करेंगे कौन सी इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे। ये बढ़िया टाटा। अब आते हैं इस तरीके से इस पर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट पे। ट्रीटमेंट एक्सपर्ट क्या रहता है, तो ट्रीटमेंट के नाम पे यदि इसको अक्यूट अटैक आ गया है, जैसे जब अटैक आ रखा है तो हम एक तरीके से NTG लेंगे, एक तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन सब लेंगे, बस बात आता है उसमें। और बाकी के यदि हमको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में मैंने बताया था एक तरीके से जो लोड है एक तरीके से कार्डियक का वो कम करेंगे।
अब कार्डियक लोड का मतलब कार्डियक की मोटिलिटी कम करेंगे, मोटिलिटी के लिए आप पता ही कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एस्पिरिन इसमें जोड़ देना। एस्पिरिन लगभग आप हर केस में दे सकते हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं रहेगा कि इसमें एस्पिरिन नहीं दे सकते। चाहे आप एक तरीके से, चाहे एंजाइना का केस है, स्टेबल एंजाइना, चाहे नॉन अनस्टेबल एंजाइना हो, अनस्टेबल और नॉन एसटी एलिवेशन वाला तो एक ही रहता है, उसको तो एक ही मान के चले है, बस खाली बस उसमें मार्कर दिख रहा है, उसमें मार्कर नहीं दिख रहा, बाकी सब चीज़ एक ही है, तो वो है। और उसके अलावा क्या है, एस टी एलिवेशन एम सारी चीज़ों में आपको एस्पेरिन और प्लस टिकागेरेल या क्लेपिडोग्रेल कोई सी भी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन में दे रखी हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी कोई सी भी ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें भी एक तरीके से एंजाइना के नाम पे या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम पे जिसमें एस्पिरिन का यूज़ नहीं किया जाए। यदि मान के चलो कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा होगा ड्रग के नाम पे, तो आप यदि एस्पिरिन दिख रहा है, मतलब इतनी डेफिनेटिव आंसर नहीं हो, एस्पिरिन हर किसी में डेफिनेटिव आंसर नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई डेफिनेटिव आंसर समझ में नहीं आ रहा है और आपको एस्पिरिन में ऑप्शन दिख रहा है, तो आप एस्पिरिन को मार्क करके आ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा चॉइस वाला आंसर रहेगा। ये समझ गए? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने बता दी, तो अटैक वगैरह आ गया उसमें मोटिलिटी डिसीजन में एस्पिरिन को और जोड़ देंगे इस तरीके से, क्योंकि हम चाहते नहीं कि और एक थक्का बने कोई सा, कोई क्लॉटिंग वगैरह फैक्टर बढ़ गया था कोई प्लेटलेट्स का, तभी तो बनना था ना, प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्राइमरी यूबोस्टैटिक प्लाग ही नहीं बनेगा तो फिर तो कहीं बनेगा, एथेरोमा वगैरह पहुंचना तो दूर की बात है, इस तरीके से प्राइमरी यूबोस्टैटिक प्लाग ही नहीं बनने देंगे हम कहीं पे भी। और उसके अलावा क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोड रिडक्शन में मेन ड्रग कौन सी होती है, मैंने बात करी थी कार्डियो मोटिलिटी रिडक्शन में, मैंने बात की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग रहती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। मैं बार बार कह चुका, सबसे मेन ड्रग बीटा ब्लॉकर्स रहती है। सबसे बड़ी खास बात क्या, एक तरीके से इसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं देखने को मिलता है, यानी कि तरीके से आप छोड़ देंगे तो इस तरीके से टैकीकार्डिया है वो इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लोड कम होने की उल्टे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को नहीं मिलता। और उसके अलावा क्या है कि इस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड है उसको ये कम कर देता है, जिसके कारण क्या है कि ये क्लेविडोलॉल, क्लेविडोलॉल ये शायद नाम नहीं आ रहा इस तरीके से, है ना, क्या मिला है, कार्बिडिलॉल है, और उसके अलावा मेटोप्रोलॉल है। ये एक तरीके से काफ़ी हद तक ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है, किसके लिए, इन कौन स्टेबल एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जब भी पूछा आपसे याद रखना, बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं कर रहा, ड्रग ऑफ चॉइस हमारे इस तरीके से क्या रहेंगे, हमारे बीटा ब्लॉकर रहेंगे। यदि बिल का आपको कॉन्ट्राइंडिकेट किस किस चीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेट है बीटा ब्लॉकर, ये तो ये होता है, मैंने बताया था एक तरीके से हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, यदि मैंने जब ब्रेडी गाड़ी है उसको कम नहीं दे सकते। उसके अलावा मैंने बताया एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है उसमें हम नहीं देते बीटा ब्लॉकर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और उसके अलावा एक और कंडीशन बात की थी, सीओपीडी अस्थमा वगैरह हो रखा हो, कि वो यदि कितना भी सेलेक्ट है वो तो फिर भी यार रिस्की का ही कोई लिया जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, तो सीधा अल्टरनेटिव आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर का हट जाएगा, खासा मोटिलिटी रिडक्शन के नाम पे सीधा ये अल्टरनेटिव रहता है क्या हमारा, इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर की जगह। और क्या क्या ड्रग दे सकते हैं, जैसे आइवाब्रेडिन दे सकते हैं, या रेनोलाजीन हुई, या और जो हमारी स्टैटिन हुई, जैसे प्रोफाइलेक्टिन में इस तरीके से लिपिड का कंटेंट कम बन गया, ऐसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस ना बने, वो चीज़ है। तो ये चीज़ तो बात हुई उसकी, फिर आते हैं हम हमारे हीरो वाले ट्रीटमेंट पे। ये तो हमारे नॉर्मल ट्रीटमेंट पर लेते हैं, ड्रग्स ही आ जाते हैं, फिर तो फार्मा में पढ़ा ली मैंने इस तरीके से। मेन जो मेडिसिन का क्या मतलब रहा है, मेडिसिन में आती है और एक्सपेक्ट, जिसमें आती है हमारी तो क्या, ये तो आती है मैं सिटी एंजियोप्लास्टी, तो इसलिए एंजियोप्लास्टी में दूंगा, और बाईपास ग्राफ्टिंग बात करूँगा। तो एंजियोप्लास्टी अलग चीज़ है और ग्राफ्टिंग अलग चीज़ है। एंजियोप्लास्टी में समझिए एक तरीके से हम उनका रॉड डालेंगे, परक्यूटेशन इन्वेशन करेंगे, जिसके कारण में क्या होगा, जहाँ पे भी एक तरीके से प्लाग वगैरह दिख रहा होगा या थ्रोम्बस दिख रहा होगा, उसको क्या एक तरीके से वेसल को चौड़ा के एक तरीके से प्लाग को बाहर निकाल लेंगे। ये तरीके से ही तो यार कर लेंगे शॉर्ट्स वगैरह में, आज थोड़ा बहुत है ये तो यूट्यूब वगैरह चलाते तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही यार, ये तो इतना तो पता रहता है सबको। ये मेरे का ये तो ये पता है, इसमें इंडिकेशन पता होना चाहिए, मैं तो आपको ये पता होना चाहिए, हो नहीं होगा आपको करना तो है नहीं है, समझ आता है, जब पीजी वगैरह पहुँचे तब करेंगे, वरना ऐसे तो ही नहीं करना। तो मेन आपको इंडिकेशन पता होना चाहिए, मेन होता चाहिए तो ये सिंगल वेसल की डिजीज है और डबल वेसल डिजीज, सिंगल और डबल के लिए याद रखना, सिंगल और डबल वेसल डिजीज है,
तो बात कर सकते हैं हम एंजियोप्लास्टी है। और उसके अलावा यदि मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किसके लिए करते हैं, तो उसमें जो ट्रिपल वेसल डिजीज है, 3-3 वेसल को तो साले 3-3 वेसल में अलग-अलग जाएँगे तो खोलेंगे नहीं, फिर तो साले हकीकत में पता चला साले 1-2 वेसल में तीसरी वेसल पहुँचते-पहुँचते आधी सी वेसल और खुल गई, 4-5 वेसल खुला गई, सारे वहीं पे ब्लीडिंग आ गई। ये चीज़ है। इसका निकाल क्या है कि जैसे 3-4 जहाँ पे और कम आए सीधे-सीधे एक तो कनेक्शन बना देंगे नया, बाईपास ग्राफ्टिंग कर देंगे। मेन जो एक तरीके से ग्राफ्ट आपको पढ़ते हैं तो एक ही ग्राफ पढ़ते हैं आप, गेट्स पेनिसिलिन, तो वो मोस्ट प्रेफर्ड ग्राफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेन है, आर्टरी नहीं है। तो मोस्ट प्रेफर्ड जो होता है वो आता है हमारा इंफीरियर मेमोरियल आर्टरी, नाम याद रखना, इंफीरियर मेमोरियल मतलब इंफीरियर मेमोरियल आर्टरी। इंफीरियर क्या होता है? इंफीरियर तो होता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी और रेडियल आर्टरी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गेट्स वेनस वेन तो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। मोस्ट प्रेफर्ड में याद रखना, यदि आपको मिल सकता है तो यदि चॉइस यदि आप कर सकते हैं तो ये कर दीजिए, वरना इस तरीके से बात जो ऐसे पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा बड़ी उम्र के आते हैं, उसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ें पहली हो रखी होती हैं, तो इसलिए ग्रेड से वेन ज़्यादा सही ऑप्शन रहता है ये। फिर उसके अलावा ये किसका इंडिकेशन है? तो ट्रिपल वेसल डिजीज का तो मैंने बताया। उसके अलावा तो डबल वेसल डिजीज में क्या होता है, हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, जिसके कारण का इजेक्शन फ्रैक्शन का हमारा 40% से भी नीचे चला गया हो। क्योंकि मैंने बताया था हार्ट फेलियर में रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के कारण डेवलप होता है। फिर होता है एमआई कारण। अब ये बात है स्टेबल इंजीनियरिंग की बात चल रही है, तो ये आगे चल के तो एमआई में डेवलप होगा ना, तो प्राइमरी स्टेज है। ये तो मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ, हकीकत में यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो मैं गलत चर्चा कर रहा हूँ। तो ये कि तरीके से ये इसने इजेक्शन फ्रैक्शन को 40% नीचे गिरा दिया, तो फिर तो भैया करना ही पड़ेगा मामला। मतलब ये जैसे वैसे 40% नीचे गिर जाए तो फिर तो कर ही देना, चाहे मुझे भी आर्टरी हो, ये तरीके ये चाहिए। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा इस तरीके से, क्या टॉपिक आता है वो आता है हमारा क्रॉनिक, तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इस तरीके से अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना एक तरीके से किस प्रकार सिस्टम होता है अनस्टेबल एंजाइना का, ये पता होना चाहिए। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो आजकल बता रहा हूँ, अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ये कि उसमें क्या है कि एक तरीके से कोलेट्रल तो नहीं बने होते हैं, आर्टरी का ब्लॉकेज हो रखा होता है लेकिन वो पूरा नहीं हो रखा होता है, लेकिन क्या है कि उसका संभावना होती है कि तरीके से वो एथेरोमा है वो टूट के बाहर कहीं चला जाए। मतलब एक तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने बन गया था, फाइब्रस कैप आ गई थी, मजबूत से जुड़ गई थी, वो उतनी मजबूत नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। उसके टूटने के कहीं जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये दोनों जगह पैथोलॉजी आप कर सकते हैं उसका। नॉन एस टी एलिवेशन एम आई में भी लगभग ये पैथोलॉजी रहती है, उसमें जा चुका होता है, इसमें क्या नहीं होता उसी बात में। ये चीज़ होती है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना होता है हमारा। पैथोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितने में पैथोलॉजी जितना काफ़ी है। तो ये इसमें ये चीज़ आपको पता लेते हैं कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो फाइब्रिनोलिटिक याद रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, फाइब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक होती है, एल्टेबेट एनेस्टेबलेज वगैरह होती है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। याद है कि इनको हम खाली बस से एस टी एलिवेशन एम आई के लिए यूज़ करते हैं, और जगह हम यूज करते भी नहीं है। ये कंफ्यूजन मत कर देना आगे का, तो मैं फाइब्रिनोलिटिक को थ्रोम्बोलिटिक को प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट से जोड़ देना, एंटी प्लेटलेट वगैरह वाली बात होती है, वो अलग आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम निमोनिक याद रख सकते हैं, BESTMOAN। बी से क्या होता है, बीटा ब्लॉकर सबसे कॉमन है। फिर ई से क्या होता है, ई से पूछता है हमारा एनोक्सापेरिन। एनोक्सापेरिन क्या होता है, हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, हेपेरिन यूज करते हैं। हेपेरिन का एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन थ्रोम्बोलिटिक नहीं। यानी कि उस जो ग्रुप में हम पढ़ रहे थे उसमें बस खाली थ्रोम्बोलिटिक के नाम साइड यूज जाएंगी। हाँ, तो एनोक्सापेरिन यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या हुआ, स्टेटिन यूज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो हमारा मैंने जो संभावना घटानी थी, प्रिवेंशन वाली ड्रग होती थी, ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ डायरेक्ट। उसके अलावा टी से क्या हुआ, थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एम से क्या हुआ, एम से जो यूज करते हैं वो होते हैं मॉर्फिन यूज करते हैं। एम से मेटाबोलिज्म बीटा को पहले यूज करते हुए।
ओ से क्या हुआ, ऑक्सीजन थेरेपी यूज कर, ऑक्सीजन देंगे उसको, सिंपल होता है, ऑक्सीजन मास्क लगता ही है। ए से क्या होता है हमारा एस्पिरिन होता है, और एन से क्या जाएगा, एन से जाएगा हमारा एक तरीके से एंटी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन तो हमने मेन ड्रग हमने यूज किया ही नहीं हुई था, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो उसमें यूज होता है एक तरीके से। एक तरीके एक्यूट ट्रीटमेंट है, ये चीज़ है। यदि मान लीजिए कंडीशन सीवियर हो तो हम क्या करते हैं, परक्यूटेनियस इन्वेजन करते हैं। तो परक्यूटेनियस इन्वेजन के नाम से पहले बात तो ये चीज़ ध्यान रखना, परक्यूटेनियस इन्वेजन करते हुए उससे पहले हम क्या एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देते हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग में मान लीजिए मैं अनस्टेबल एंजाइना के लिए स्पेसिफिक होता है, बाकी जगह एस्पिरिन क्लेपिडोग्रेल की काम चल रहा था। अनस्टेबल एंजाइना के लिए स्पेसिफिक हम जो देते हैं वो देते हैं हम जी बी, क्या जीबी 2B3A, जीबी 2B3A कौन से इनिबिटर है, ये हमने पढ़ा था, कौन इनिबिटर करता है GB2A3B, GB2A3B। हाँ, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। क्या था, टिरोफिबान एपिफिबेटाइड, फिर दोबारा बोला, टिरोफिबान एपिफिबेटाइड, ये स्पेसिफिक अनस्टेबल एंजाइना के लिए रहती है। तो ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अनस्टेबल एंजाइना के लिए स्पेसिफिक है, और हकीकत में नहीं पूछता है इसको। यदि आपसे लंबा क्वेश्चन पूछे अनस्टेबल एंजाइना पे स्टेरॉइड पूछे, तो इन दोनों ड्रग को जरूर मेंशन करना, भले ही मैंने मेमोरी बनाई थी उसमें नहीं आती थी, क्या मेमोरी बनाई, फिर दोबारा नहीं आती। बी से बीटा ब्लॉकर, ए से एस्पर, बी से क्या था, ए से ई तो बाद में आया था, बेस्टोन, बी से बीटा ब्लॉकर, ई से एनोक्सापेरिन, एस से स्टैटिन, टी से थ्रोम्बोलिसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एस टॉन से, ओ से क्या था हमारा, ओ से हो गया ऑक्सीजन थेरेपी, एन से क्या हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, ए से क्या होगा एस्पिरिन, और कोई रहेगा एम से हो गया हमारा मॉर्फिन। तो ये हो गया एक तरीके से हमारा निमोनिया। फिर दोबारा रिपीट करिए, बीटा ब्लॉकर, एनोक्सापेरिन, स्टैटिन, थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मॉर्फिन, एस से क्या हुआ, क्या कहते हैं, ए से हमारा एस्पिरिन, ऑक्सीजन, और कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। अब तो याद हो गया हो जाता है। उसमें क्या था, एफिफिबेटाइड और टिरोफिबान, ये मैंने 25 बार रिपीट करा था मैं, और रिपीट करने मूड में नहीं हूँ, बार टाइम रिपीट करा था। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इंजाइना के लिए। इंजाइना में कौन सा आता है हमारा, इधर प्रिंसिपल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, जिसमें बात कहते हैं कि ईसीजी फंड में याद रखना आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें क्या क्या आपको हिस्ट्री मिलेगी, इसमें कोल्ड एक्सपोजर हुआ, इधर वेसो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जैसे ज़्यादातर में तो क्या एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा था, इसमें कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है। कोई भी कंडीशन हुआ है, चाहे तो रेनॉल्ड फिनोमेना आपको पता हो, चाहे तरीके से इसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हमारे हाथ में आगे सप्लाई नहीं आती, हमारा हाथ ठंडा दिखेगा। ये मैं बहुत कॉमन है, मैं कहता हूँ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हम पढ़ेंगे जो आगे पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी कॉमन है। मैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट आपने देखे हो, देख रखे हो तो शायद बता नहीं, मैंने तो कभी 3-4 पेशेंट देख रखे हैं। तो उसमें रेनॉल्ड फिनोमेना काफ़ी कॉमन है। अक्सर मैंने मतलब एग्जामिनेशन नहीं कर रखा, हाथ छू के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे तापमान वाला दिखे, यहाँ पे तरीका तापमान कैल्सियस देखने को मिलेगा, टेलेंजेस्टेसिया, जैसे तब बात करेंगे करेंगे। तो ये चीज़ है एक तरीके से। तो उसमें क्या देखने को मिलता है एक तरीके से प्रिंसिपल में, तो रेनॉल्ड फिनोमेना एक कोल्ड एक्सपोजर के कारण जो हमारे कितने कोल्ड एक्सट्रीमिटीज वगैरह वाले की हिस्ट्री आपको जरूर मिलेगी। एक तरीके से कोल्ड एक्सपोजर की हिस्ट्री भी ये वाली, हाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, हालांकि ज़्यादातर इसी जगह होता है, तो एक्सपोजर हार्ट तक पहुँचता नहीं, लेकिन आपको हार्ट में फाइंडिंग आ रही है तो उसकी बहुत संभावना हो सकती है कि तरीके से ये कारण हो। एसटी एलिवेशन के संग आपको यदि मायोकार्डियम मार्कर नहीं मिले तो सीधी सी बात है वही हो जाता है, इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा इस तरीके से प्रीजिमेंटल एंजाइना हो जाता है। ट्रीटमेंट के नाम पर अब ऐसा क्यों है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से बीटा ब्लॉकर आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर मैंने बताया था उसका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का तो काम ही है। मैंने इस तरीके से क्या हो गया, जो बीटा ब्लॉकर यूज नहीं कर सकते थे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वेसल्स वगैरह पर उनमें उतना फंक्शन उसका है नहीं। वेसल्स पे जो काम करती है हमारी मेन ड्रग, वो करती है उधर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करती है। तो इस तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी याद रखना कौन सी चैनल हमारा ये चीज है ना। तो वेरा पावर डेंटी आर्मी यूज कर रहे थे, जैसे ये पीड़ा रोग है, इस जगह वो यूज नहीं करेंगे। दूसरी भी तो है डाई हाइड्रोपेरिन वाले, तो एमलोडिपिन जो होती थी उसको हम यूज करेंगे।
एम्लोडेपिन निकार्डिक, हाँ ये एम्लोडेपिन याद रखना। एम्लोडेपिन हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, कैल्शियम बड़ा बड़ा सबको को याद रहता है, लेकिन ये सोच जाते हैं कि हार्ट की डिजीज है तो हार्ट की याद करिए, तो इसको हार्ट की डिजीज कंसिडर मत करें। मैं क्या करता हूँ, ये हार्ट की डिजीज तो खाली दिखाने के लिए कि एक तरीके से पेन हो रहा है हार्ट जैसा। एस टी एलिवेशन देखने को मिल रहा है, तो कहाँ एस टी एलिवेशन भगवान जाने कैसे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, इसमें आपको एक सीधा आंसर करना है। एक तरीके से क्या, एक तरीके वेसल्स की दी है जिसके बारे में होता है, और इसको एम्लोडेपिन यूज करते हैं। बीटा कोल को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। तो इसे इंडिकेटेड और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पता होना चाहिए प्रत्येक क्लास के लिए, आपको कौन सी ड्रग हम देंगे, कौन सी ड्रग हम नहीं देंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं, हमारा टॉपिक जो मेन रहेगा वो होता है एमआई। एमआई के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है एमआई, पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं एमआई को, और क्या कहेंगे। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एसटी एलिवेशन एमआई, और इस तरीके से हमारा हो गया इस तरीके से नॉन एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन जो एमआई जो होता है उसका मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बिल्डअप हो गया, यानी कि तरीके से जो आर्टरी की जो हमारे इन्वॉल्व हुई है वो तो पूरी इन्वॉल्व हुई है। मेन जो इसमें अंतर आता है वो आता है उसकी थिकनेस का इन्वॉल्व होने में। जो हमारा एक तरीके से जो जब आर्टरी की सप्लाई करती है वॉल को, तो वॉल में एक तरीके से एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम ऐसा होता है ना, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो उसमें क्या है कि सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, यदि हम एक तरीके से बात करते हैं एसटी एलिवेशन एमआई के। लेकिन उसमें क्या है कि बस खाली एंडोकार्डियम जो होती है उसकी बाहर बाहर की लेयर है वही इन्वॉल्व हो गई थी एक तरीके से। तो एक तरीके से छोटी मोटी जो ऊपर की लेयर है एक तरीके से वही इन्वॉल्व होती है, जबकि उसमें क्या सारी चीजें ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है किसमें, एसटी एलिवेशन एमआई में। तो ये पैथोलॉजी वाली बात होगी। फिर हम आते हैं अलग चीज में, और क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमको इसी की फाइंडिंग के नाम पर खाली एस टी एलिवेशन और देखिए ना, काफ़ी और फाइंडिंग मिलती है। तो उसमें सबसे पहली फाइंडिंग पूछता है आपसे, सबसे शुरुआत वाली फाइंडिंग क्या मिलती है, सबसे शुरुआत वाली फाइंडिंग मिलती है हमको हाइपर एक्यूट टी वेव, टी और टॉल टी वेव पर देते हैं ना, हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, हमको टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है। इस तरीके से ऊपर के जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है, इसलिए उसको क्या है, इसको हमारे क्या देखने को मिलता है, उसको टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है। फिर क्या देखना होता है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन, यदि एस टी एलिवेशन एमआई है तो। और उसके लास्ट पे लेट फाइंडिंग क्या मिलती है उनको, उनको लेते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो ये चारों के चारों फाइंडिंग पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हाइपर एक्यूट टी वेव इन्वर्जन, और हाँ मिल रहा है टी वेव इन्वर्जन देखना होता है हमको हाइपोकैलेमिया में, याद रख लेना। हाइपोकैलेमिया हमको टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है, और दोनों प्रकार जो एमआई है हमारे उसमें भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ तक कुछ प्रेजमेंट या फिर बैकग्राउंड नहीं होती है, तो इसमें भी देखने को मिल जाता है। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलती है हमको लास्ट लेट स्टेज में। पैथोलॉजिकल क्यू वेव यदि आपको लेट इन्फ्रारेड पता करना हो, ये तो मैंने बताया था, यदि एक तरीके से लेट इन्फ्रारेड पता करना है, एक बिल पुराना एक तरीके इन्फ्राक्ट हुआ था, इस तरीके से कार्डिक मार्कर में क्या करते थे, लेट में कौन जाता है, प्रोटोनिन जाता है। जैसे एक तरीके से रिकरेंट इन्फ्रारेड पता करने तक क्या था, सीकेएम भी यूज करते हुए तरीके से लेवल ज़्यादा जल्दी नहीं जाता है, हार्ड प्रोपोलिंग का लेवल तो जल्दी नीचे आता नहीं है ना। ये ठीक है, तो अब ज़्यादा बकवास हो रही है। मेन जो पता होना चाहिए कि तरीके से वेसल किस किस को कॉरस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मेन जो चीज़ है आपकी फाइंडिंग यदि आप देखेंगे तो एस टी एलिवेशन पे तो सब जगह एस टी एलिवेशन नहीं मिलेगा। वेसल्स के आधार पे आपको लीड पता करनी पड़ेगी, कौन कौन सी लीड पे कौन कौन सी वेसल्स आपको देखने मिलेगी। मैं चाह रहा था इस तरीके से अनाटमी एक तरीके से हम पहले कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़े वो रहा सही है, लेकिन अब उसका लेक्चर कभी और देखना पड़ेगा हमको, हमने टॉपिक तो पढ़ाने पे आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या मतलब पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो पढ़ाई होगा। मैं प्रयास तो करता हूँ सब चीज़ों के संग लेके कर चलूँ, पर पता नहीं गड़बड़ हो जाती है वैसे कहीं ना। तो ये है एक तरीके से क्या होता है, हमारा ये जो है ना V1 से V4 जो होता है हमारा एक्चुअली एंटीरियर सरफेस को कवर करता है। एंटी सरफेस पे कौन सी आती है हमारे, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको मतलब मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है जिसमें इन्फार्क्ट हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं तो आती है हमारे लेटरल सरफेस की, आता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जिसके लिए क्या आती है हमारे V5 V6, उसके अलावा 1 और AVF, बताइए मैंने V5 V6 1 और AVF लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पता नहीं चाहिए ये क्या, AVL है, सॉरी बोलना। तो लेके आता है हमारे लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के लिए क्या था, हाँ इस तरीके से
AVL है, मतलब वो AVF नहीं, AVL ये था ना, B5 B6 और क्या कहते हैं B5 B6 फर्स्ट और AVL थोड़ा सा याद रखना पड़ता है ये। और उसके अलावा क्या होता है हमारा इंफीरियर वॉल के लिए क्या देखेंगे, इंफीरियर वॉल के लिए पता है, इंफीरियर वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसका थोड़ा सा अलग से भी पढ़ेंगे। वो होता है हमारा सेकंड थर्ड और उसके अलावा ABF। तो ये सेकंड थर्ड ABF में क्या होता है, इंफीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में देखना पड़ेगा। पोस्टीरियर वॉल में देखूंगा क्या देगा हमको V7 V8 V9, अभी V7 V9 तो लिखी नहीं है कोई। तो ये एक्स्ट्रा लीड जोड़ दी जाती है। यदि आपको इनको नहीं देखना होगा नॉर्मल पेपर में तो आप नहीं दिखेंगी। कोई एक्स्ट्रा एडोनरी पेपर आ गया तो अलग बात है, नॉर्मल पेपर में तो नहीं देखने मिली। तो उसमें आपको जो एंटीरियर वाली होती है, एंटीरियर को उल्टा पोस्टीरियर होता है, तो उसमें एक तरीके एस्टिक सेगमेंट डिफरेंस ये चीज़ है। तो एक तरीके से ये चीज़ है एस्टिक सेगमेंट डिप्रेशन में हो सकता है एक तरीके से एंटी जो अपर वाला साइड हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नहीं हो। मैं एसटी अभी आपको करेंगे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जाते तो सोचने लगा आदमी कि तरीके से खा जा रहा मामला नॉन एसटी एलिवेशन एम हो जा रहा है, लेकिन वो जगह नहीं हो सकता एसटी एलिवेशन एम हो, लेकिन वो पोस्टीरियर लेवल का होता है। ये एक ही तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरीके से फाइंडिंग याद रखने के लिए। तो इसी मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन कर देता है, लेकिन उतना भी भरोसेमंद नहीं रहता है ना हकीकत में। नहीं रहता, ये चीज है। और क्या करना है, फिर आते हैं हम एक ही टॉपिक पे धीरे धीरे करके। और क्या करेंगे, जब ये इन्वेस्टिगेशन कर दी उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम कार्डियक मार्कर। सबसे पहले हम कार्डियक मार्कर करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए पता करना कौन कौन से CKMB कार्डियोट्रोपोनिन वगैरह यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मैंने बताया क्या एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एक तरीके से एक्सटेंट देखना हो हमारे एक तरीके से उसका डिजीज का कितने एक्सटेंट हो चुका हो, यानी कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक क्या बात है। ठीक है, और भी बात नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं थोड़ी बहुत टॉपिक पे बात करना चाहूँ इस तरीके से हमारा इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई के लिए याद रखना चाहिए, इंफीरियर वॉल एमआई जो होता है इसके यहाँ के वेगस का इरिटेशन होता है, जिसके यहाँ का ब्रेडिकार्डिया एक बहुत बड़ा सिम्टम आता है, जिसके कारण आप ये चीज ध्यान रखना यदि आप वैसे एमआई में ना यार मैंने कुछ भी ऐसे डील रहते हैं एमआई से रिलेटेड ज़्यादातर, जिसमें जो टॉप 4 बताया था प्रीलिमिनरी एग्जाम तो हमने उखाड़ के भेज दिया था। टॉप 4 में मैंने जरूर बताया था कि एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है हमारा, एक तरीके से टॉप 4 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग रहती है हमारी बीटा ब्लॉकर। तो मान के चले बीटा ब्लॉकर हम इस जगह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया यदि ब्रेडिकार्डिया हो या ब्रेडियरिथमिया हो तो हम इस तरीके से बीटा ब्लॉकर है इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते बीटा ब्लॉकर यूज। बीटा ब्लॉकर हुआ कोई भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें जाके क्या है ड्रग के नाम पर हम एट्रोपिन लिखेंगे, बीटा ब्लॉकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको हार्ट रेट बढ़ानी ज़्यादा जरूरी है ये है। तो इसलिए ये चीज़ इसमें याद रखना, सीख याद है फाइंडिंग करने के लिए इंफीरियर वाले हमें हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करेंगे ये। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट एक्सपर्ट पे। तो ट्रीटमेंट एक्सपर्ट पे याद रखना है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जरूर जब भी आपसे पूछे तो वो आता है हमारा परक्यूटेनियस या एंजियोग्राफी होता है, परक्यूटेनियस इन्वेस्टिगेशन करके एंजियोग्राफी करें ये होता है। अब परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी के मामले में आते हैं कुछ टाइमिंग। अब मान के चले परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, तो ये चीज़ रखना ये फीमोरल आर्टरी थाई में, तो ये हमारे थाई में परक्यूटेनियस फीमोरल आर्टरी देख ली होगा, इतना तो यार कराया हुआ नाड़ी पड़ी हमने। तो यहाँ से एक तरीके से इलियक वेन होती है, इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी से फायदा एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी से आर्टोटावेटा में खुरते कहाँ पहुँचते हम, एक तरीके से घूंगा में कहाँ पहुँचाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है एक तरीके से सारी जो छोटी छोटी जो आर्टरी हैं वो इतनी कोरोनरी आर्टरी वहाँ पहुँचते हैं, उसके इन्फेक्ट को निकाल बैलून से फैला देते हैं, ताकि क्या कि एक तरीके से जो एज थोड़ी सी जो कोरोनरी आर्टरी हमारी चौड़ जाए और सप्लाई जो है एक तरीके से कंटिन्यू हो जाए ब्लड की। ये जो परक्यूटेनियस से अब ये क्या है हर जगह कहीं वाला सिस्टम तो है नहीं, ये हमारे मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में है कि भी नहीं है ये पता नहीं, आप तो हॉस्पिटल में हो तो बताना जरूर, मैं आऊँगा देखने उसको। वो एक तरीके से परक्यूटेनियस ये क्या हर जगह तो उपलब्ध होती नहीं है जैसे मैंने बताया, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया रखे जाते हैं। मान के यदि हॉस्पिटल में उपलब्ध है ये करना, तो ये चीज़ मान के जब भी अटैक आ गया ये सिस्टम है तो एक तरीके से इसको 90 आवर्स मतलब एक तरीके से 90 मिनट आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, 90 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना होता है। 90 मिनट याद रखना, मैंने आवर्स का तरीका ही बोल दिया, 90 मिनट्स के अंदर अंदर परफॉर्म करना होता है।
यदि उसको हॉस्पिटल के अंदर नहीं है तो वो क्या है कि दूसरे हॉस्पिटल पे उसको पहुंचाना होता है। और दूसरा हॉस्पिटल कितना दूरी पे होना चाहिए, इतना दूरी पे होना चाहिए कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंचे, 120 मिनट के अंदर पहुंच जाए। हम्म मान के चले वो हॉस्पिटल इतना दूर है, हमारे की तरह भरतपुर की सड़क की आज जयपुर जाना है, तो सिंपल सी बात है, ये तो बात है ना, आदमी 2 घंटे में नहीं पहुंच सकता एम्बुलेंस वगैरह, चाहे भले ही फरारी लेके आज, फरारी तो क्या अलग बात है, मतलब कि कुछ भी इतने नॉर्मल एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती ना। मान के चलो कोई अब आदमी इस तरीके से जयपुर के किसी हॉस्पिटल में हुआ होता, उससे मेन हॉस्पिटल में जाना होता तो फटाफट हो जाता काम। लेकिन क्या भरतपुर से जयपुर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में क्या है कि हम तब भी उसको रेफर नहीं करेंगे, तब हम क्या रेफर, तब भी हम रेफर तो करेंगे, लेकिन क्या उसमें हम फाइब्रिनोलिटिक देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था और किसी जगह फाइब्रिनोलिटिक हम या थ्रोम्बोलिटिक यूज नहीं कर रहे थे, ये एकमात्र थेरेपी जिसमें फाइब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक है वो यूज कर रहे हैं, जो कि इसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि हमको 30 मिनट के अंदर उसको फाइब्रिनोलिटिक देने हैं, जो कि यूजुअली उपलब्ध होते हैं, मतलब मेरे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो यूजुअली इतनी ज़्यादा कोई वीआईपी ड्रग नहीं है ये। तो एल्टेप्लेट एनेस्टेप्लेट वगैरह हमने बातचीत करी थी तब, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो उसमें क्या आता है, तो उसको हम यूज कर देते हैं किसमें किसमें फाइब्रिनोलिटिक में, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी आ जाता है तो उसमें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके आते हैं तरीके से, जब जाते हैं स्ट्रोक थेरेपी होती है उसमें हम पीसीआई भी यूज करते हैं एक तरीके से, स्ट्रोक में हम सिर पे कार्ड का यूज करते हैं एक तरीके से, तो उसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहते हैं, तो उसमें याद रखना एक तरीके हाइपर टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रखा होता है, जैसे खासकर ये सेरिब्रल वाले केस में देखने को मिलता है हमको हाइपर टेंशन, इस केस में उतना हाइपर टेंशन नहीं मिलेगा, मेन क्या हार्ट की बस ही होता है फॉर्म करनी, तो हाइपर टेंशन बता दो, हालांकि बिल्डअप हो सकता है और तरीके से रीनल वगैरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन रीनल अपने आप में डाउन हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन हार्ट की बस की बात होनी है, हाइपरटेंशन मिलती नहीं। ये ज़्यादातर इंडिकेशन हकीकत में ये आधार रखे जाते हैं इतनी सेरिबेलम के लिए या एक तरीके सेरिबल सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरीके से फाइब्रिनोलिटिक्स हम यूज कर लेते हैं स्ट्रोक वगैरह हो, टू स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, जब स्ट्रोक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसकी बात की बात है, तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो क्राइटेरिया रखते हैं एक तरीके से हाइपर टेंशन नहीं होनी चाहिए, हाइपर टेंशन में क्राइटेरिया कि हमारा इसलिए 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 यदि बीपी ज़्यादा हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या है, उसको एक्टिव हिमरेज हो रखा हो, इस तरीके से हिमरेजिक स्ट्रोक हो, जैसे मैं जानते हैं स्ट्रोक के लिए जानते हैं स्ट्रोक है वो नॉन हिमरेजिक होना चाहिए, तभी हम यूज करेंगे, यदि हिमरेजिक स्ट्रोक है तब हम उसमें ये यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा एक्टिव ब्लीडिंग हो रखी हो तब भी हम उसको यूज नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करके चलें तो उसमें क्या यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम एस्पिरिन यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या यूज करते हैं, एस्पिरिन टिकाग्रेल मैंने बताया था, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा बेस्ट मून होता है तरीके से, बीटा बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। हाँ, इन्फीरियर वॉल वाला हमारे ध्यान रखना है ना, बेस्टा ब्लॉकर, इनोक्सापेनिन, स्टेटिन, टी से टिकाग्रेल, टिकाग्रेल का जो, हाँ क्या था वो, हाँ टिकाग्रेल, और उसके अलावा एम से मॉर्फिन यूज किया था, ऑक्सीजन थेरेपी, एस्पिरिन और स्टेटिन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब तरीके से हमारा ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट हो गया इसका। फिर हम आते हैं तरीके से कुछ टाइप्स नॉन एस टी एलिवेशन एम पे आते हैं, तो पैथोलॉजी अलावा सेम रखनी तीनों भी सेम, तो तुम्हारे एक ही बात इस पर बार बार क्या डिस्कस करें, तो एक तरीके से कुछ टाइप भी पूछे जाते हैं अलग तरीके से आधार पे। तो टाइप 1 एम आई क्या होता है, टाइप 1 एम आई होता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो रखा है। टाइप 2 एम आई क्या होता है, उसमें क्या है कि एनीमिया हो रखा है या फिर इस तरीके से हार्ट फेलियर डेवलप हो रखा है। टाइप 3 क्या होता है, इसमें सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। और टाइप 4 में क्या होता है, इस तरीके से हमारा पीसीआई और जो कहता है एसटीएलई पीसीआई के दौरान डेवलप हो जाए, इस तरीके से क्या हो सकता है कि क्या, ठीक है वैसी बात नहीं है। 5वां तरीके से क्या है, क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के कारण होता है, मतलब ये तरीके से याद रखना है। कार्डियक जो हमारा चौथा टाइप होता है उसमें कार्डियक ट्रोपोनिन के लेवल 5 टाइम हो जाता है, और यदि हमारा एक तरीके से कौन सा टाइप है, यदि टाइप 5 है तो उसमें कोरोनरी जो कार्डियक ट्रोपोनिन का लेवल जो होता है इस तरीके से वो 10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो आपने मेरा लेक्चर देखा पहला, मुझे मजा लगा, ये भी लेक्चर लेना, हालांकि उसको मैं स्टेटस पे तो नहीं लगाऊंगा, मैं लगता नहीं वीडियो आएगी है। ठीक है, चलो अब जिंदगी चलती रहती, क्या है क्या जिंदगी में।